देखिए, सीआरपीसी में आपका परिभाषाएं चल रही थी। आज इसको समाप्त किया जाए भाई, बहुत लंबे समय से परिभाषाएं एक हफ्ता से अधिक ले ली, लेकिन आपका ये है कि इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सीआरपीसी में देखिए कहाँ तक परिभाषा पढ़ाई जा रही थी, आज समाप्त किया जाए इसको। पुलिस विहित हो गया था, प्रेस्क्राइब्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक पढ़ाया गया था, यानी कि लोक अभियोजक। फिर एक बार देखिए भाई आपका, बैठिए भाई, आपका ये लोक अभियोजक जो होता है, ये सेक्शन 24 के तहत नियुक्त होता है। इसकी परिभाषा 2U में दी गई है। ये जो अधिवक्ता का काम करते हैं, ये न्यायाधीश के न्यायालय में करते हैं, और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता का काम एपीओ साहब करते हैं। यानी कि एपीओ का पद अस्थाई होता है, और ये जो लोक अभियोजक होगा, ये पीपी होगा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका पद अस्थाई होता है। जब सरकार आती है तो अपने मनपसंद के अधिवक्ताओं को आपका न्यायाधीशों के न्यायालयों में और हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में भी वकील बनाती है। भाई मैं बता दूं, अस्थाई ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न्याय। जैसे ही सरकार जाती हैं, वैसे ही क्या होती है, नई लिस्ट 15-20 दिन, एक माह में सरकार की ओर से आ जाती है। तो इस समय जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, आपका जितने आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यानी कि जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए लिस्ट, ज़्यादा लोग वही हैं, यानी कि 80% लोग जो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है, यानी कि इसको कहा जाता है अंधभक्त, अंधभक्त हैं, वही आपका अधिवक्ता है। इसमें कोई शक नहीं। कुछ काम है नहीं ज़्यादा, और पैसा ज़्यादा इस समय मिल रहा है, कई गुना बढ़ गया है। पहले कम मिलता था, लेकिन अब 60-70 हज़ार रुपया तो ब्रीफ होल्डर पा जा रहा है लगभग, और आपका लाखों से अधिक रुपया ये तमाम लोग पा रहे हैं। यानी कि 1.5 लाख, किसी का 2 लाख मंथली। उसमें ये है कि वेतन नहीं मिलता इन लोगों को, एक बात और याद रखिए, इनको पारिश्रमिक मिलता है, जितना काम उतना दाम, यानी कि जितने दिन कोर्ट खुला रहेगा उतने दिन का हिसाब करके इनका वेतन बनता है। तो ये लोग चाहते हैं कि खूब कोर्ट खुला रहे, ताकि क्या हो, हमारा वेतन बढ़े। तो आगे देखिए, लोक अभियोग बताया गया था, इसके बाद देखिए उपखंड। उपखंड या सब डिवीजन। तो जिलों को आपका उपखंड या सब डिवीजन में बांटा जाता है। ये आपका राज्य सरकार बांटती है, और उपखंडों में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको एसडीएम कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट। तो जिले को कौन उपखंडों में बांटता है? राज्य सरकार। उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है, तो उपखंड कौन बंटवारा करता है कि जिले में इतना एरिया इस खंड में आएगी, डिवीजन में आएगी? राज्य सरकार। एक लाइन। इसके बाद आपका समन मामला, फिर वारंट मामला। तो इसको हम बताते हैं, पहले आपका पीड़ित की परिभाषा बता दें, 2WA और 2Y, क्योंकि समन मामला और वारंट मामला थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपका पहले दो परिभाषाएं छोटी छोटी निकाल दी जाए, और तब आपका और चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। देखिए भाई आपका ये जो क्वेश्चन है, ये भी पढ़िएगा। इसी के साथ आपका 272, देखिए तो कौन धारा है भाई।
372 का परंतु पढ़ना, भाई 272 नहीं है, 372 का परंतुक प्रोविजो पढ़ना है, परंतुक पढ़ना है। फिर इसी के साथ जो आपका पढ़ना है वह 300 कम से कम इतनी धाराएं तो चल देखा जाए। ये जो क्वेश्चन है 372 का प्रोविजो, ये आपका इंटरव्यू में बना था, ये याद रखिए। बैठिए भाई जल्दी। देखिए सीआरपीसी में फिर एक बार बता दिया, जो परिभाषा समन और वारंट मामला हम अभी बताएंगे, लेकिन आपका दो परिभाषाएं पहले बता दिया जाए और तब समन मैटर और वारंट मैटर बताया जाएगा। तो दो परिभाषाओं में हम उठाए हैं टू ब क हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहा जाएगा टू WA। अब कहाँ कैसा क्वेश्चन बना है, और आपका इसी के साथ एक और धारा हम पढ़ाएंगे सीआरपीसी की 421 भी पढ़ाएंगे, यानी कि कौन चीज कहाँ से कोरिलेट करके पढ़नी है। इसमें निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, उत्तराखंड जे में बना, फिर उत्तराखंड एपीओ में बना, बिहार में बना और इंटरव्यू में बना है। अभी BHU LLM नहीं, काशी विद्यापीठ के LLM में भी ये क्वेश्चन बना था। फिर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अभी बना था आपका काशी विद्यापीठ के LLM के प्रवेश परीक्षा में। एक लोग पूछ भी रहे थे कि इसमें क्या होगा, तो आंसर उसका गलत दिया था, हम बताएंगे कहाँ गलती थी। लेकिन आपका एक एक शब्दों को देखिए। पहला ये देखना है आपका उत्तराखंड जो जे में क्वेश्चन बना, वो हम बताते हैं। आपका जो क्वेश्चन उत्तराखंड जे में बना था वह ये बना था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिया था, मैंने चार धाराएं दी थी, उसके आगे परिभाषाएं दी गई थी, तो सभी परिभाषाएं सही थी। और यहाँ जो ये 2WA में आहत या पीड़ित या विक्टिम की जो परिभाषा है, तो ए छोड़ दिया था और ये दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो जो हल्का सा ध्यान इधर उधर भटकाया उसको सही मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक पॉइंट केवल मिस किया था, क्या नहीं दिया था, 2W तो दिया था, लेकिन क्या छोड़ दिया था, ए। तो भाई पीड़ित की परिभाषा क्योंकि 2WA में है, 2W में तो है नहीं, अतः यही ऑप्शन जो चार दिया था कि कौन सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन क्या है, गलत। ये जो पूछा गया था आपका, मैंने क्वेश्चन अभी निकाल रहे हैं, अभी समझाएंगे हम, ये नहीं कि समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे में पूछा गया था। इसके बाद बिहार ने जो पूछा कि आहत की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 2WA। सीआरपीसी की किस धारा में। अब उत्तराखंड जे का फिर क्वेश्चन आइए, और यूपी जे का और उत्तराखंड एपीओ का क्वेश्चन फिर आइए। उत्तराखंड जे में पिछली बार ही पूछा गया था कि पीड़ितों को प्रतिकर देने का आदेश किस धारा के तहत न्यायालय देता है, तो 357। कौन सी धारा, 357। और जो आपका बिहार में और उत्तराखंड एपीओ में पूछा गया था कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम यानी कि पीड़ित या आहत प्रतिकर का प्रावधान किस धारा में, तत्कर योजना किस धारा में है, कर जाइएगा। ये आपका बिहार में भी आया था और आपका BHU LLM में नहीं, विद्यापीठ LLM में भी और उत्तराखंड एपीओ में भी। और ये जो धारा है, ये धारा ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछी गई है। इसका हम तर्क सहित उत्तर देंगे और बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका पीड़ित
या आहत की परिभाषा देखा जाए कि आहत या पीड़ित या विक्टिम किसे कहा जाएगा। 372 का परंतुक भी हम बताएंगे। यहाँ कुछ दशाओं में आहत भी अपील कर सकता है, उसको हम अभी पढ़ाएंगे। लेकिन आपका ये जितने प्रावधान लिखे गए हैं इसको अच्छे से तैयार करना है और निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है। अब केवल प्री में नहीं, अब यूपीजे इसको मेंस में बना दिया था कि पीड़ित प्रतिकर योजना पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज इस पर लिखिए। तो वो भी हमें बताकर चलना है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम क्या होती है। तो आइए एक एक करके पहले शुरू किया जाए और सभी धाराओं को आपको मथना है अच्छे से सीआरपीसी के। पहला आपका 2WA, पहला हो गया कि आहत या पीड़ित या विक्टिम की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2WA में, ये तो याद होना चाहिए। जो एमपी ने बनाया, एमपी का ये मॉडल देखा जाए, जो मध्य प्रदेश आपका हाई कोर्ट ने क्वेश्चन बनाया वह ये बनाया कि पीड़ित का मतलब क्या हुआ, और बेयर एक्ट को 3-4 हिस्सों में तोड़ा था और एक दिया था उपर्युक्त सभी। तो पीड़ित का पहला मतलब ये हुआ, आहत कौन व्यक्ति आहत माना जाएगा, तो पहला हुआ जिसे क्षति हुई है, यानी कि जिसे नुकसान हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर क्षतिग्रस्त व्यक्ति जिसे क्या पहुंचा, क्षतिग्रस्त व्यक्ति के वारिस, वारिस का मतलब आपका कह सकते हैं कि वारिस यानी कि उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी यानी कि अगर ए को क्षत पहुंची, ए मर गया, तो ए के जो उत्तराधिकारी हैं, वारिस माने उत्तराधिकारी हैं, यानी कि कुल मिलाकर ए के आपका कह सकते हैं पत्नी, पुत्र, पुत्री इत्यादि, यानी कि कुल मिलाकर विधिक जो वारिस हैं या विधिक क्या हैं, उत्तराधिकारी, वह भी आपका पीड़ित या आहत माने जाएं। और तीसरा है कि अगर ए को नुकसान पहुंचा है, तो जो ए का संरक्षक है, यानी कि गार्जियन है, यानी कि माता पिता चाचा चाची जो भी ऊपर की पीढ़ी में, वह भी पीड़ित माना जाए। तो अब समस्या ये आई कि आपका एमपी का जो क्वेश्चन था कि पीड़ित में कौन शामिल है, तो जिसे क्षति हुई है ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति का विधिक संरक्षक, और तीसरा दिया था ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विधिक वारिस, और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। अब ये ना कि गलत हो जाए, क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन आपका एमपी का मॉडल है। अब ये जो पीड़ित हैं, या तो जिसको क्षति हुई चाहे मर गया या जिंदा हो, या उसके उत्तराधिकारी हैं या उसके गार्जियन हैं, अब इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा, इन लोगों को प्रतिकर दिलवाया जाएगा। और प्रतिकर किस धारा में, 357। अब इस पर आइए, पीड़ितों को प्रतिकर यानी कि हाँ कब जोड़ा गया भाई, ये भी देखना है आपका। देखिए ये जो प्रावधान जोड़ा गया आपका, ये भी पूछा जाता है कि ये कब जोड़ा गया, तो 2008 में जोड़ा गया और 31/12/2009 से आपका लागू है। एक बार देख लें भाई, सही है ना। याद रखिए भाई, ये भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है कि ये परिभाषा कब जोड़ी गई, तो 2008 में, और कब से लागू हुई, तो 31 दिसंबर 2000 आपका 9 को। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आजकल एक क्वेश्चन संशोधन से आपका निश्चित आ रहा है। आपका निश्चित मतलब कि उत्तराखंड एपीओ में भी ये
आया था, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में आया था 146 का, परंतु आपका एविडेंस में उत्तराखंड में 2018 का संशोधन आया कि कब से लागू हुआ, तो खूब रटवाया भी गया था क्रैश कोर्स में, 4 मई 4 मई 4 मई, और लोग सही करके भी आए। और दिल्ली दौलताबाद के लोगों से हंगामा भी कर दिया मैंने सेंटरों पर। तो भाई फिर सबको सलाह दी जाती है कि अगर तर्क वितर्क करिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा न करिए। यानी कि आप तर्क रखिए, अपनी बात को प्रूव करिए कि हम जो कह रहे हैं सही है, इसके लिए आप प्रमाण दीजिए। लेकिन आपका एकदम कह सकते हैं कि लोग मैंने काफ़ी बहसबाजी किए और नेट पर प्रमाण दिखाए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही बिहार से ज़्यादा प्रचार हमारा लोग उत्तराखंड में किए। जिस बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, सेंटर पर जाइए, ऑनलाइन ऐप ऑनलाइन वालों से सब परेशान थे कि कौन मनोज सर है, कौन मनोज सर। और उसके बाद ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एडमिशन हुआ है। इसीलिए नया बैच नहीं बन रहा है कि छांटना समय लग रहा है छांटने में। आपका इतने लोग हैं कि एक एक दिन में वो नहीं हो सकता। आपका नया बैच बनाना है, क्योंकि कुछ लोग क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन लिए थे पीओ के लिए, तो क्रैश कोर्स समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं उसी फीस में, क्योंकि अभी छांटा नहीं जा सका है। अब हजारों लोग हैं, उनको आपका छांटना है। अभी तो हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन और लग जाए, लेकिन आपका कार्यक्रम जारी है। आपका थोड़ा समय लग रहा है, समय हमारे पास भी कम रहता है भाई। अब देखिए, तो पीड़ितों को प्रतिकर देने का आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है, तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि आपका 357। अब इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी आपका पिछली बार उत्तराखंड कौन है भाई इतना लगातार। देखिए आपका ये 357 को समझने का प्रयास करिए कि न्यायालय को ये विवेकाधिकार है कि न्यायालय अगर किसी अपराधी पर जुर्माना अधिरोपित करता है, फाइन लगाता है, तो पहले फाइन समझिए कहाँ जाती है। कि जो जुर्माना अपराधी से वसूला जाता है, वह पीड़ित या आहत या जिसके प्रति अपराध किया गया है, न तो उसको मिलता है, न उसके उत्तराधिकारियों को, और न उसके गार्जियन को। वह जुर्माना सरकार के खजाने में जमा हो जाता है, यानी कि राजकोष में चला जाता है। और चूंकि पीड़ित को नुकसान पहुंचा रहता है, अतः 357 के तहत न्यायालय को ये विवेकाधिकार दिया गया है कि न्यायालय यदि चाहे तो अपराधी पर जो जुर्माना लगा रहा है, या तो जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ हिस्सा पीड़ित को, यानी कि 2WA वाले को कंपसेशन, यानी कि प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दे सकता है। तो जब न्यायालय प्रतिकर या कंपसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम पीड़ित को दिए जाने का आदेश देता है, तो अब जो जुर्माना वसूला जाएगा वो सरकारी खजाने में न जाकर किसको दिया जाएगा, पीड़ित को। किस रूप में, कंपसेशन। अब अगला समस्या देखिए कहाँ आती है। ये तो 357 हुआ भाई। अब अगली समस्या आपका 421 में आती है, देखिए ध्यान से। और बताया भी गया था, फिर आप मैंने अगर ध्यान है तो फिर एक बार पुलिस एक्ट में हम बैठ जाते हैं कि धारा 13 के तहत जो आवेदन पर अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त हुआ, धारा 14 के तहत स्वेच्छा से नियुक्त हुआ, यानी कि आपका
रेल इत्यादि स्थानों पर उसका खर्चा। धारा 15 के तहत विक्षुब्ध क्षेत्र में नियुक्त हुआ और विक्षुब्ध क्षेत्र में अगर क्षति हुई है तो उसको मुआवजा धारा 15A। तो इसके लिए आपका जो खर्चा या मुआवजा वसूला जाएगा इसका प्रावधान धारा 16 में है। और धारा 16, धारा 13, 14, 15 और 15A की पूरक धारा है। ये लिखवाया भी गया, बताया भी गया है, मैंने आपका लिखवाया भी गया है, बताया भी गया है। अब वहाँ जो खर्चा या मुआवजा वसूला जाता था वह जिला मजिस्ट्रेट वसूलते थे। तो कैसे? तो दो उपाय याद रखिएगा। पहला माने उपाय है कि सिविल न्यायालय में क्या दायर करके वाद, और दूसरा जिस प्रकार जुर्माना वसूला जाता है। तो जुर्माने की वसूली सीआरपीसी की धारा के तहत की जाती है प्रक्रिया 421। तो देखिए जुर्माना या तो आपका जो अपराधी है उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, कुर्क करके बेचा जाएगा और जुर्माना वसूल लिया जाएगा, या कलेक्टर के माध्यम से वसूला जाएगा कि कलेक्टर जैसे भू राजस्व वसूलते हैं वैसे ही क्या करें, विक्रय। तो अब आइए 421 के, अगर कोई किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगा और वह जुर्माना नहीं दिया तो एक्स्ट्रा दंड का भागी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह जुर्माना देने में चूक करने के कारण और सजा का हकदार होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति पर जुर्माना लगा, वह जुर्माना नहीं दिया और जुर्माना न देने के एवज में यानी कि बदले वह और जेल भुगत लिया, फिर जेल से छूटा। तो सामान्य नियम ये है कि चूंकि जुर्माना न देने के कारण वह एक्स्ट्रा जेल व्यतीत कर चुका है, अतः दोबारा उससे जुर्माना न वसूला जाए। लेकिन लेकिन लगा है तो वहीं दो प्रावधान याद करना है कि कब जुर्माना न देने के बदले जेल की सजा भुगतने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति से बाद में जुर्माना वसूला जाएगा। तो जब यदि न्यायालय ने जुर्माने की पूरी रकम या जुर्माने का कुछ हिस्सा पीड़ित को किस रूप में दिए जाने का आदेश दिया है 357 के तहत, प्रतिकर, ये पहला उपाय है। और दूसरा स्पेशल रीजन यानी कि क्या लिखा जाए, विशेष कारण का मतलब ये हो सकता है कि भाई संपत्ति छुपा लिया या उस समय गरीब था, अब क्या हो गया जेल से छूटते ही धनवान, उस समय संपत्ति नहीं थी और कहीं से मिल गई संपत्ति। तो भाई जब संपत्ति हो गई तो अब जुर्माना दो, ये स्पेशल कारण। या कई लोग होते हैं कि आपका ये मानते हैं कि भाई जान चली जाए लेकिन धन नहीं जाएगा, यानी कि 4 माह और मैं जेल में रह लूँगा लेकिन एक पाई जुर्माना नहीं दूंगा, और 4 माह बाद छूटे तो पता लगा कि इनके बैंक में तो बहुत पैसा है या ये तो छुपाया था, घर धन गाड़ के रखा था और धन उजागर हो गया 2 माह में छूटते ही। तो न्यायालय भी कहेगा कि उस समय नहीं था, नहीं दिए, अब है तुम्हारे पास, भले जेल भुगते हो, क्या करो, लाओ जुर्माना। तो कितनी कंडीशन में पूर्ण, कैसे, फिर एक बार एक लाइन देखिए, न्यायालय जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग 357 के तहत पीड़ित को कंपसेशन में के रूप में देने का आदेश दिया है। तो भले जुर्माना न देने के कारण अपराधी जेल भुगत चुका हो, फिर भी उससे जुर्माना वसूला जाएगा और वसूल कर पीड़ित को किस रूप में दिया जाएगा, प्रतिकर। ये कौन सी आपका ये कहाँ दिया गया है, 421। अब आइए अगली धारा जोड़ी जाए भाई। अगली जो धारा है 357A, आहत
प्रतिकर योजना या पीड़ित प्रतिकर योजना या विक्टिम कंपसेशन स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ितों के लिए एक प्लान या योजना तैयार की जाएगी, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण या न्यायालय इस मुआवजे का निर्धारण करेगा और देगी कौन? राज्य सरकार। यानी कि यही आपका विद्यापीठ में पूछा गया था कि पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत धनराशि कौन देती है? तो धनराशि देने का आदेश न्यायालय देगा, या न्यायालय नहीं दिया तो विधिक सेवा प्राधिकरण देगा, लेकिन वास्तव में वह धनराशि देगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ये गलत आंसर निकाला था आपका, न्यायालय मान लिया था, तो न्यायालय तो केवल आदेश देगी। तो अगर पूछे कि आदेश कौन देता है तो न्यायालय प्राधिकरण, लेकिन कौन देगा? दिलवाएगा भले हो, लेकिन किसके खाते से कटेगा? सरकार के। ये गलत मैंने आंसर निकाला था। वो अलग बात है कि सुधारा नहीं सुधारा, आपत्ति मांगा था, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो नियम है तो देगी कौन? राज्य सरकार पीड़ितों को। इसके बाद 372 का परंतु के एक लाइन जानना है। परंतु ये कहता है कि अब पहले का नियम देखिए, अब नियम भाई आपका पुराना नियम भी देखना है। देखिए, जितने कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जितने संज्ञेय अपराध हैं, एक लाइन बना लीजिए, उन सभी अपराधों में जो मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध चलाया जाता है वह पीड़ित या आहत स्वयं नहीं चलाता, बल्कि उसकी ओर से सरकार लड़ती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाम आपका अभियुक्त का नाम रहता है, पीड़ित नहीं, क्योंकि संज्ञेय अपराध से पूरा समाज प्रभावित होता है और समाज चाहता है कि राज्य अपने बल पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाए, अभियुक्त को सजा दिलवाए ताकि समाज को न्याय मिले। तो किन मामलों में राज्य स्वयं अपने नाम से अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाता है? संज्ञेय की असंज्ञेय? संज्ञेय, याद रखिएगा। थे या अभियुक्तों को कम सजा मिलती थी तो राज्य सरकार यहाँ बदमाशी करती थी और राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपील ही नहीं, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में या सत्र न्यायालय में अपील ही नहीं करती थी और मामला खत्म हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा मामला गया, तब कानून में अब संशोधन किया गया है कि अगर किसी अभियुक्त को दोष मुक्त या एक्विटल कर दिया गया, माने बाइज्जत बरी कर दिया गया, या दंड की मात्रा कम दी गई है, तो राज्य सरकार चाहे अपील करे या न करे, ये जो 2WA वाले क्या हैं, आहत हैं, ये अपील कर सकते हैं। यानी कि पीड़ितों को अब क्या दे दिया गया? अपील का अधिकार। किस धारा में? 372 में। कहाँ जोड़ा गया है? परंतु। इस प्रकार आपका जो पीड़ित को कोरिलेट करना था आपका वह समाप्त हुआ। लास्ट परिभाषा देखिए भाई, तब बीच में चला जाए समन मामला। लास्ट परिभाषा आपकी है आपका 2Y। 2Y शुरुआती दौर में ही मैं बताया था, लेकिन फिर एक बार हम बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ना है। सामान्य नियम यह है कि एक कानून में दी गई परिभाषा दूसरे कानून में लागू नहीं होती। इसका मतलब कि अगर कोई परिभाषा सीपीसी में दी गई है और वही शब्द टीपीए में आ जाए तो वह सीपीसी की परिभाषा टीपीए में लागू नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक कानून के लिए जो शब्द परिभाषित किए जाते हैं उसका अर्थ या मीनिंग भिन्न भिन्न होता है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 2Y ये बताती हैं कि जो पद या शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है
लेकिन आईपीसी में आपका परिभाषित है और वह अगर शब्द सीआरपीसी की किसी धारा में आ जाता है तो उसका मतलब वह निकाला जाएगा जो उसका मतलब आईपीसी में दिया गया है। इसका फिर एक बार दूसरी भाषा में समझिए, लीगल भाषा में होगा। यानी कि सीआरपीसी में अगर किसी शब्द की परिभाषा नहीं है और कहाँ उस शब्द को परिभाषित किया गया आईपीसी में, तो आईपीसी वाली वह परिभाषा किस में एडाप्ट कर ली जाएगी, सीआरपीसी में कहाँ बताया गया है, टू वाई। तो एक दो उदाहरण देखा जाए भाई, लेकिन जो परिभाषा दी गई वो नहीं। तो पहला उदाहरण देखा जाए जो नहीं दी गई है, जैसे आईपीसी की धारा, आईपीसी में भाई बता दिया जाए 6 से 52A तक परिभाषाएं दी गई। आईपीसी में कहाँ से कहाँ तक, तो दो उदाहरण केवल लिया जाए, ज़्यादा नहीं। जैसे एक आपका 22 का लिया जाए और एक 24 का लिया जाए। आईपीसी की कितनी धाराओं का हम उदाहरण ले रहे हैं, दो। आईपीसी के सेक्शन 22 में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति या जंगम संपत्ति का चलायमान संपत्ति की परिभाषा दी गई है। तो अगर अब ये देखा जाएगा कि क्या सीआरपीसी की धारा 2 में कहीं चल संपत्ति परिभाषित है, तो अब तक इतनी परिभाषाएं लगभग 8-9 दिन से चल रही हैं। आपका चल संपत्ति की कहीं हमने परिभाषा नहीं बताई। तो अगर ये चल संपत्ति शब्द सीआरपीसी की किसी धारा में आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, ये आईपीसी की धारा 22 वहाँ लागू होगी और उसका अर्थ की धारा से आईपीसी के लगाया जाएगा 22 से। दूसरा उदाहरण देखिए, धारा 24 में डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी परिभाषित है शब्द। तो आईसीआरपीसी में कहीं भी धारा 2 में बेईमानी परिभाषित नहीं है। तो अगर सीआरपीसी की किसी धारा में बेईमानी शब्द आ जाता है तो उसका अर्थ क्या होगा, तो जो आईपीसी की किस धारा में दिया गया है, 24 में। लेकिन अब लेकिन लगाकर दूसरे एंगल से आइए, दो उदाहरण पर्याप्त है। अगर किसी शब्द को सीआरपीसी में स्पष्टतः परिभाषित किया गया है और आईपीसी में भी किया गया है, तो आईपीसी की परिभाषा वह सीआरपीसी में लागू नहीं होगी, क्योंकि सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से उस शब्द की क्या दे दी गई है, परिभाषा। और सबसे अच्छा उदाहरण 2N है, बताया गया था। और आबलिक आईपीसी की कौन सी धारा, 40। तो बताइए, बताया गया था कि 2N में क्या परिभाषित है, सीआरपीसी के अपराध या ऑफेंस, और आईपीसी में अपराध कहाँ परिभाषित है, धारा 40 में। तो अगर सीआरपीसी की किसी भी धारा में अपराध शब्द आता है तो आईपीसी वाली परिभाषा काम करेगी कि सीआरपीसी, हाँ, सीआरपीसी वाले, आईपीसी वाले नहीं। ये कब काम करती है आईपीसी, जब आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी में अपराध शब्द को परिभाषित नहीं किया गया होता। भाई किसी को समस्या हो बताइए, नहीं तो 2Y भी समाप्त हो गई। अब आइए, दो परिभाषाएं और बची हैं, आपका समन मामला यानी कि समन मैटर और वारंट मैटर। तो पहले तो समन मैटर देखा जाए, और चूंकि समन मामला, समन जब जारी कराया जाएगा, वारंट जारी होगा, तो ये और आपका डिटेल में चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपका देखा जाए समन मैटर। समन मैटर आप जब भी पढ़िए तो सबसे पहले समन पढ़िए और तब समन मैटर पढ़िए। और इसके लिए सेक्शन कौन पढ़ना पड़ेगा, तो पहला सेक्शन आपका 2W। 2W में आपका देखिए कहाँ से गलत, 2W पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका 61 से लेकर और आपका 69 तक पढ़ना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हल्का सा
61 से लेकर 69 तक। इसके बाद आपका जो पढ़ना है 87 भी पढ़ना है, यानी कि कौन सी धारा 87 पढ़नी है। इसके बाद आपका जो पढ़ना है 204 धारा एक लाइन जाननी है। और इसके बाद आईपीसी की धारा 172 आपका इत्यादि तो छोड़ दीजिए, आईपीसी एक लाइन में बता देंगे। आपका कई धाराएं हैं, धारा वाइज न चला जाए। पहले सीआरपीसी देखिए। देखिए शुरुआती दौर से हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस समय जो आ रहा है मॉडल कि समन शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समन को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि किसको परिभाषित किया गया है, समन मैटर। तो समन होता क्या है, और आपका माने समन होता क्या है, तो समन का शाब्दिक अर्थ होता है कॉल लेटर। कॉल लेटर यानी कि बुलावा पत्र। बुलावा पत्र माने आहूत करने का पत्र। आहूत करने का पत्र मतलब एपियर करने का पत्र, उपसंजात का पत्र। तो समन होता क्या है, तो याद रखिए समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है, जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह समन में दिए गए निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर और निश्चित दिन यानी कि स्थान, यानी कि निश्चित समय, निश्चित तिथि और निश्चित स्थान पर हाजिर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछे कि समन कौन जारी करता है, तो न्यायालय करता है। न्यायालय द्वारा यह दिया गया एक आर्डर है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे अभियुक्त को या गवाह को या दस्तावेज पेश कराने वाले को, किसी को भी यह आदेशित किया जाता है कि आप न्यायालय में आइए। तारीख दी रहती है, समय और किस न्यायालय में आना है यानी कि स्थान, और आकर आकर उपस्थित होइए। अब लिखा रहेगा उसमें कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, दस्तावेज पेश करने के लिए, कि कोई चीज़ पेश करने के लिए, कि गवाही देने के लिए, ये स्पष्ट रूप से क्या रहेगा, लिखा रहेगा। समन में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। अगला पॉइंट देखिए, यानी कि समन में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। यह 2 प्रतियों में जारी होता है। 2 प्रतियों में, एक में नहीं, कितनी कापी में, 2 में। यह मौखिक न होकर लिखित होता है। समन का पालन आपका न करना दंडनीय नहीं है। तो समन में यानी कि समन में प्रेम से बुलाया जाता है। और किस मैटर में समन जारी होता है, तो समन मैटर। और समन मैटर की परिभाषा किस धारा में, 2W। फिर एक बार याद रखें, समन किस मामले में जारी होगा, पूछ लिया जाए, समन मामले। समन मामले की परिभाषा किस धारा में, 2W में। तो अभी एक दो और पॉइंट समझिए जो आपका अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, मेंस में भी बना है, कि निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। तो देखिए पहले हम उसको बताते हैं, तब ये सब बताते हैं। देखिए आईपीसी में पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मेंस और प्री दोनों में। तो समन समन लेने से इनकार करना पहले दे देगा। दूसरा, समन रिसीव न हो, तामील न हो, सर्विस न हो, तो इसके लिए क्या हो गया, वह व्यक्ति घर में ताला लगाकर फरार। समन रिसीव कर लिया लेकिन आया ही नहीं समय पर। और एक हो सकता है कि आपका समन मैंने रिसीव कर लिया, आया ही नहीं, और एक हुआ कि समन उसकी दीवार पर नहीं, हाथ में लेकर फाड़ दे, कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी समन वह मिला नहीं, तो जाकर पुलिस वाले समन को उसकी दीवार पर क्या किए, चस्पा कर दिए। सुने कि नहीं, चस्पा करके जाकर दीवार पर लगा दिए, घर के दरवाजे के ऊपर। और आया
है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन दंडनीय है और कौन दंडनीय नहीं है। तो ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये आपका दंडनीय है, यानी कि समन हमारे यहाँ रिसीव न हो, फरार हो गया तब भी सजा पाएगा। समन आपका लिया लेकिन निश्चित डेट पर न्यायालय में नहीं आया तब भी अलग धारा है। और समन नहीं मिला तो चस्पा दीवार पर या दरवाजे पर कर दिया गया और आया तो फाड़ कर फेंक दिया तब भी दंडित। लेकिन एक दंडनीय नहीं है कि पुलिस समन लेकर गई और कहा कि हम समन नहीं लेंगे, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति का यह कार्य दंडनीय नहीं है। अब क्यों समन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं है? क्योंकि न्यायालय अब आपका 87 के तहत समन के बदले गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो तुरंत आपका कवर कर लेना है यहीं से सीआरपीसी की धारा 87। एक एक लाइन बस देखना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो डिटेल में आगे पढ़ाया ही जाएगा। 87 क्या कहती हैं देखिए कि न्यायालय यदि उचित समझता है तो समन मामलों में भी समन जारी न करके डायरेक्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, या समन मामलों में पहले समन जारी करे और नहीं आता व्यक्ति तो उसके बाद क्या जारी कर दे, गिरफ्तारी का वारंट। अब गिरफ्तारी के वारंट में जानते हैं क्या होगा, अब पुलिस घसीटते हुए पकड़कर क्या करेगी, कोर्ट में ला देगी। यानी कि प्रेम से बुलाया जाए तो समन। समन सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिस व्यक्ति को न्यायालय बुलाना चाहता है। जैसे अगर ए को न्यायालय बुलाना चाहता है तो किसके नाम समन जारी होगा, ए का, ए के नाम। अब ये एमपी में पूछा कि सामान्यतः समन की तामील कौन करवाता है, यानी कि समन लेकर ए के पास कौन जाएगा, तो सामान्यतः पुलिस अधिकारी। वो डिटेल में हम आगे बताएंगे अपवाद कौन जाएगा, पुलिस अधिकारी ही जाता है। अब समन किस मामले में, तो समन मामले में, तो समन मामला कौन होगा इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, 2W है। अब फिर मैं बता दूं, एकदम बेरेक्ट की भाषा पहले रटना है और दिमाग बाद में लगाइएगा। देखिए अब समन मामला, समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो अपराध से संबंधित हो, यानी कि समन मामला कौन है, जो किससे संबंधित है, अपराध से। और जो वारंट मामला नहीं है, और जो क्या नहीं है, वारंट मामला। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन कैसे गलती होता है, बताइए। समन मामले की जो परिभाषा दी गई है वह निगेटिव है कि पॉजिटिव, पहला क्वेश्चन तो यही बना। तो नकारात्मक है कि सकारात्मक? भाई जो वारंट मामला न हो वह समन मामला हो और अपराध से संबंधित है, तो ये तो नकारात्मक परिभाषा हुई। ये कहा गया कि जो वारंट मामला न हो वही क्या होगा, ये सकारात्मक हुआ कि नकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक नहीं, सकारात्मक रहता तो परिभाषा दी जाती। अब देखिए जो यूपी एपीओजे में क्वेश्चन बनाया है उस मॉडल पर आ जाए। समन मामला किसे माना जाएगा, तो पहला जो आप ऑप्शन देखेंगे, सतर्क रहिएगा, गलती यही होगी और इसी को सुधारना है। पहला ऑप्शन 4 में ये देखेंगे कि जो वारंट मामला न हो। फिर मैं बता दूं, पहला ऑप्शन आपको 4 में क्या खोजना है, दंड के आधार पर बिल्कुल न जाइए। पहला ऑप्शन बेयर एक्ट का खोजा जाता है कि जो वारंट मामला न हो। अगर ये ऑप्शन है 4 में तो वह ऑप्शन ही मारकर आइए। अगर ये ऑप्शन नहीं है और दंड का वर्णन किया है तो दंड का वर्णन करेगा तो कैसे भरमाता है, तो समन मामला तो वह होगा जो वारंट मामला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें वारंट मामला जानना पड़ेगा और जो वारंट मामला नहीं होगा वही क्या माना जाएगा, समन। तो भाई वारंट मामले की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2x।
ये 2W में था भाई समन मामला, कहाँ था? अब देखिए वारंट मामला आपका कैसे, यहाँ कितना टेक्निकल क्वेश्चन आता है। एक पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो निश्चित गलत करके आएंगे, मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं। बेयर एक्ट की भाषा देखिए, बस हल्का सा मिस किए कि निश्चित गलत होगा। देखिए भाई आपका वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, यानी कि जिसमें सजा कौन हो, मृत्युदंड हो, वो वारंट मामला आपका। या आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास, या 2 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास, यानी कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि का क्या हो, कारावास। अब थोड़ा यानी कि वारंट मामला वह माना जाएगा जिसमें कि सजा या तो मृत्युदंड है या आजीवन कारावास या 2 साल से ऊपर की सजा है। ऐसे मामलों में न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है, वो तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब इस आधार पर आप समन मामला निकालिए। समन मामला कौन होगा, जो इससे भिन्न होगा। तो देखिए हम निकाल रहे हैं भिन्न भाई। जिन अपराधों में दंड 2 वर्ष हो या 2 वर्ष से क्या हो, कम हो, या केवल क्या हो भाई, और निकाल लीजिए। यानी कि वारंट मामले से भिन्न कौन गया, तो इसे बाहर करिए। जिन अपराधों में दंड 2 वर्ष हो या 2 वर्ष से कम हो या केवल और केवल फाइन हो, वे मामले कौन से मामले अब माने जाएंगे, समन। और 2 साल से अधिक का दंड है तो क्या, वारंट। लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता। जो मॉडल आता है आपका, देखिए समन मामला कौन है, अब इसी में भरमाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, हम भी भरमा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला समन मामला माना जाएगा, तो देखिए आपका क्या बेयर एक्ट लिखता है कंपटीशन में। जिन अपराधों में दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से भिन्न दंड हो। भिन्न मतलब क्या, अलग। तो अलग का मतलब क्या, ये न हो, इसके अलावा हो। अलावा मतलब कितना, या तो 2 साल हो। तो जैसे अब ये देगा ऑप्शन, और इसी ऑप्शन में जो लास्ट है यहाँ 2 वर्ष से अधिक से, माने 2 वर्ष से अधिक से भिन्न दे देगा, 2 वर्ष से भिन्न दे देगा, 2 वर्ष से कम से भिन्न। तो आप सतर्क रहिएगा, कितने से, 2 वर्ष से अधिक से भिन्न। भिन्न मतलब सिवाय, सिवाय मतलब इनको छोड़कर, यानी कि किसको छोड़कर, इनको। तो भाई देखिए आपका यही क्वेश्चन जो सिवाय और छोड़कर दे देता है वही सबसे खतरनाक है। जैसे एक उदाहरण लास्ट में दे दें, छोड़कर बहुत खतरनाक चीज होती है। जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में 5 आपका बताया भी था, एक दिन लास्ट में बता दे भाई, अब समाप्त हो रहा है बेरेक। आपका 5 आपका विद्वान थे, यानी कि विद्वान थे, वह यात्रा पर निकले, और जब कोई व्यक्ति अपने को पांचों गिन रहे थे तो अपने सिवाय गिन रहे थे, यानी कि अपने को क्या कर रहा था, वह छोड़ दे रहा था। भाई 5 व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति गिनेगा अपने को छोड़ देगा तो संख्या कितनी आएगी। बहुत परेशान हो गए लोग कि हम निकले थे घर से 5 लोग और रास्ते में 4 हो गए, तो एक विद्वान और मिल गया, यानी कि मठाधीश मिल गया। यानी कि मठाधीश मतलब आपका पूरा शाही स्नान किया हुआ व्यक्ति, यानी कि बरबीसा बीसा, यानी कि 40 साल से ऊपर वाला। 40 साल से जो ऊपर इलाहाबाद में रहते हैं, ये माना जाता है कि पूरा शाही स्नान जो है संगम पर जाकर क्या किए हैं, कर लिए। अब परिपक्व हो गए दंडी लेकर, अब दंडी स्वामी हो गए। तो आपका ऐसी दशा में मिला और पूछा कि भाई आपका क्या परेशानी है, लोग बताए। तो कहा कि एक एक जो दंड हम पाए हैं, मैंने आपका आपका मैंने कह सकते हैं दंडी स्वामी में, उसी दंड से एक एक दंड मारेंगे और तुम लोग गिनते गिनते रहना। तो पहले पर मारे तो एक बोला, इसी तरह बोलते रहे,
और जब पांचवें पर दंड मारे तो कितना बोला? 5। तब पांचों जो विद्वान थे उनको विश्वास हो गया पूर्ण रूप से कि हम लोग कितने चले थे? 5। और अभी भी कितने हैं? 5। तो सिवाय शब्द या छोड़कर बहुत खतरनाक होता है। तो कल सीआरपीसी भाई लिखवाया जाएगा। लेक्चर अभी परसों से चलेगा, कल प्रयास करते हैं ज़्यादा। कॉपी लेकर आइए। पुलिस एक्ट में लेक्चर चलेगा, सीआरपीसी लिखवाई जाएगी।